जय हिंद दोस्तों, सुप्रभात। स्वामी विवेकानंद का महत्वपूर्ण कथन है कि उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। कहने का तात्पर्य यही है कि जब तक हम अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर ले तब तक हमें रुकना नहीं है, क्योंकि हम जिस दिन रुक गए उस दिन हमारी जो प्रगति है, हमारा जो विकास है वह भी रुक जाएगा। इसलिए जब तक हम अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर ले तो हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने एक और बात कही थी कि जिस लक्ष्य को हमने अपने जीवन का एम बना लिया है या जिस लक्ष्य को हमने निर्धारित कर लिया है, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दिन रात हमें उसी का चिंतन करना चाहिए और हमारी रगों में, हमारे खून में वही लक्ष्य, वही चिंतन दौड़ते रहना चाहिए। तब जाकर हम अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, आपको पता है वर्तमान प्रतियोगिता परीक्षा में चयन होना इतना आसान काम नहीं रहा है, क्योंकि प्रतियोगिता काफ़ी बढ़ गई है। तो उसके लिए हमें हर संभव इस प्रकार की तैयारी करनी है कि हम अपने मुकाम या लक्ष्य तक पहुंच जाएं। उसके लिए हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो फिर हम पिछड़ जाएंगे। दोस्तों, आप चाहे कोचिंग करो, चाहे सेल्फ स्टडी करो, चाहे कैसे यूट्यूब पर पढ़ाई करो, कैसे भी पढ़ाई करो, लेकिन अगर आपका लक्ष्य निर्धारित है, आप सही दिशा में काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपने दिशा तय कर ली है तो संभव है आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। अगर आपकी दिशा सही नहीं है, क्योंकि अनेक लोग, अनेक विद्यार्थी तैयारी करते हैं लेकिन उनकी जो दिशा है वह दिशा सही नहीं होती है, या जिस प्रकार उन्हें तैयारी करनी चाहिए उस प्रकार वह तैयारी नहीं करते हैं। एक दिन पढ़ते हैं, 2 दिन नहीं पढ़ते हैं, या जैसे एक दिन किसी विद्यार्थी ने हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ लिया, 2, 4, 5 दिन वह पढ़ लिया और उसके बाद वह दूसरी किताब शुरू करेगा तो तब तक 5-6 दिनों में वह वापस भूल जाएगा। अगर हमें तैयारी करनी है तो हम वैज्ञानिक तरीके से तैयारी करें। हर एक पार्ट को प्रत्येक दिन कुछ न कुछ समय अवश्य दें। जैसे हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं तो जितना हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल, मध्यकाल और रीतिकाल के बारे में हमें समय देना है। हम हिंदी साहित्य के इतिहास के 2 पार्ट कर सकते हैं। पहला पार्ट कौन सा होगा? आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल। उसके लिए जितना हम समय दे रहे हैं उतना ही समय हमें आधुनिक काल के लिए देना पड़ेगा, क्योंकि आधुनिक काल में बहुत ज़्यादा साहित्य है। क्योंकि आधुनिक काल से ही हिंदी अपने चरम उत्कर्ष की ओर पहुंचने का प्रयत्न करती हैं और पहुंचती भी है। आधुनिक काल में गद्य भी आ जाता है। तो उसके लिए हमें जितना समय हम पिछले 3 कालों के लिए दे रहे हैं उतना ही समय हमें किसके लिए देना पड़ेगा? आधुनिक काल के लिए देना पड़ेगा। आधुनिक काल में से भी ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं, लगभग आधे प्रश्न आधुनिक काल से ही पूछे जाते रहे हैं। तो हम वैज्ञानिक तरीके से तैयारी करें, तभी हम वर्तमान प्रतियोगिता की दौड़ में अपने स्थान को सुरक्षित कर पाएंगे। वरना, क्योंकि कंपटीशन है और लोग भी ज़्यादातर तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अगर जो तैयारी कर रहा है सही दिशा में तैयारी करे तो उसे सफलता मिलने से कोई रोक नहीं सकता है। मैंने अपने जीवन में शायद कोचिंग तो कभी की नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने लगभग 5 एग्ज़ाम पास किए हैं, 3 स्कूल व्याख्याता के एग्ज़ाम क्लियर किए हैं और 2 बार मैं वरिष्ठ अध्यापक एग्ज़ाम क्लियर कर चुका हूँ। 3 बार मैंने जेट नेट की है और 1 बार मैं नेट JRF कर चुका हूँ। ये सब मैंने सेल्फ स्टडी से किया है। दोस्तों, अगर आप कोचिंग करते हैं तो कोई बात नहीं, सेल्फ स्टडी करते हैं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप पढ़ाई के प्रति आपके मन में जुनून है, लगन है या जज्बा है, तब आप अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सकते हैं। अगर आप कोई भी पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, उसका कॉन्सेप्ट आपके मन में क्लियर होना चाहिए। आपको रटना नहीं है, आपको हर एक चीज़ समझनी है कि यह कैसे हो रहा है। और अगर आप समझोगे नहीं, सिर्फ रट्टा मार करोगे तो पेपर ऐसा नहीं आएगा कि आप रट्टा मार करके उसको पास कर दोगे, क्योंकि रट्टा मारने से आज तक कोई पास नहीं हुआ है। आपको समझना पड़ेगा, आपको समझ कर ही अपने कॉन्सेप्ट को, अपना जो तथ्य है उसे क्लियर करना पड़ेगा। तभी जाकर आप परीक्षा में अपने प्रश्न को हल कर पाएंगे या अधिकतम प्रश्न आप अटेंड कर पाएंगे, सही कर पाएंगे। तो दोस्तों, चलिए आज हम शुरू करते हैं, क्योंकि कल मैं 150 तक 76 से लेकर 150 तक प्रश्न हल कराने वाला था, लेकिन कुछ कारण से मैं करा नहीं पाया। तो आगे के जितने भी प्रश्न बचे हैं वह आज हम शुरू करते हैं।
प्रश्न संख्या 106, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को निम्नलिखित प्रकार के संचार में वर्गीकृत किया जा सकता है। दृश्य एक तरफा, दृश्य श्रव्य एक तरफा, दृश्य श्रव्य दो तरफा, दृश्य दो तरफा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जिसमें क्या होता है, दृश्य भी होता है, चित्र देख सकते हैं, श्रव्य का मतलब हम सुन भी सकते हैं, तो देखना और सुनना दोनों काम होता है। तो यह किस प्रकार का माध्यम हो गया, दृश्य श्रव्य दो तरफा माध्यम हो गया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। प्रश्न संख्या 107, कंप्यूटर वायरस है। कंप्यूटर वायरस अर्थात सॉफ्टवेयर में होता है। अगर कोई भी वायरस घुसता है तो वह हार्डवेयर में नहीं होता है अपितु सॉफ्टवेयर में होता है, क्योंकि तकनीकी जो दिक्कतें आती हैं, अगर कंप्यूटर हैक भी कर लिया जाता है तो सॉफ्टवेयर ही हैक होता है। अगला प्रश्न है 108, सूचना संप्रेषण तकनीकी में सम्मिलित है। सूचना संप्रेषण तकनीकी में ऑनलाइन सीखना ये भी सम्मिलित है, वेब आधारित सीखना ये भी सम्मिलित है, एजुसेट के माध्यम से सीखना ये भी सम्मिलित है। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 109, अधिगमकर्ता व्यक्तिगत भिन्नताएं प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को। अधिगमकर्ता का मतलब क्या होता है, वैसे तो आप तैयारी कर ही रहे हो, आपको पता ही है। सीखने वाला व्यक्तिगत भिन्नताएं प्रदर्शित करते हैं, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति बौद्धिक दृष्टि से समान नहीं होता है, उनमें व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, अर्थात उनकी जो पर्सनालिटी है वह सबकी अलग अलग होती है, सबका व्यक्तित्व अलग अलग होता है। तो अलग अलग व्यक्तित्व के कारण उनकी जो पसंद है नापसंद है वह भी अलग अलग होती हैं। तो देखिए हम इसके विकल्प देखते हैं। परीक्षाओं की संख्या बढ़ानी चाहिए, कठोर अनुशासन लागू करना चाहिए, विविध अधिगम अनुभव उपलब्ध कराने चाहिए। यह ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर हम विद्यार्थी के अनुसार, उसकी बौद्धिक क्षमता के अनुसार उसे अगर हम शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराएंगे तो उसका जो चरित्र है या उसके मस्तिष्क है वह और अधिक विकसित होगा, या हम जो भी उसे सिखा रहे हैं वह उसे आसानी से सीखेगा। प्रश्न संख्या 110, शिक्षण का वह प्रतिमान जिसका सर्वाधिक प्रयोग भाषा व व्याकरण शिक्षण हेतु उपयोगी है वह है। तो इसमें दूसरा विकल्प सही है, समप्रत्यय समप्राप्ति प्रतिमान। प्रतिमान का मतलब होता है अंग्रेजी में हम जिसे कहते हैं मॉडल, अर्थात जिस प्रकार हम अपने जीवन में किसी न किसी को आदर्श मानकर चलते हैं, इसी तरह ये एक प्रकार का मॉडल है जिसके आधार पर पढ़ाई चलती है या शिक्षण प्रक्रिया हम चला सकते हैं। प्रश्न संख्या 111, शिक्षण प्रक्रियाओं में पारस्परिक प्रभावों को सम्मिलित किया जाता है जिसमें दूसरों के व्यवहारिक क्षमताओं के विकास का लक्ष्य होता है। प्रजातांत्रिक शिक्षण व्यवहार की उपरोक्त परिभाषा दी है। दोस्तों आप हिंदी के विद्यार्थी हो तो मैं आपको विशेष रूप से कहना चाहता हूं, अगर उपरोक्त शब्द कहीं भी लिखा हुआ होता है तो वह अशुद्ध होता है, क्योंकि अपने हिंदी में व्याकरण की दृष्टि से जो उपयुक्त शब्द है वह शुद्ध होता है। तो भले ही यहाँ पर उपरोक्त लिखा हुआ है कोई बात नहीं, लेकिन आप इसे उपयुक्त ही पढ़ें, क्योंकि अगर आप उपयुक्त पढ़ेंगे तो आपके मस्तिष्क में वह बैठेगा। और अगर कभी इस प्रकार का प्रश्न पूछ लिया गया हिंदी व्याकरण में कि उपयुक्त निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है, अगर उपरोक्त ऑप्शन में लिखा हुआ है तो वह अशुद्ध हो जाएगा, क्योंकि उपयुक्त सही शब्द होता है। प्रश्न संख्या 111, परिभाषा किसकी है, NL गेज ने दी है यह परिभाषा की शिक्षण प्रक्रियाओं में पारस्परिक प्रभावों को सम्मिलित किया जाता है जिसमें दूसरों के व्यवहारिक क्षमताओं के विकास का लक्ष्य होता है। यह परिभाषा NL गेज ने दी है। प्रश्न संख्या 112, दोस्तों यह 2015 का पेपर है, मनोविज्ञान यहाँ पर चल रही है। उस समय मेरे 30 में से 24 प्रश्न सही हुए थे, लेकिन 2018 वाली जो स्कूल व्याख्याता की भर्ती परीक्षा थी उसमें प्रश्न इस प्रकार आए कि बहुत ही कम सही हुए मेरे, लगभग 13 प्रश्न ही सही हो पाए थे, लेकिन फिर भी मेरा चयन तो हुआ ही था। 2015 वाले भी मेरा चयन हुआ था, लेकिन मेरी MA चल रही थी। MA चलने के कारण जिस दिन परीक्षा हुई थी RPSC की, उस दिन MA का रिजल्ट नहीं आया, फाइनल रिजल्ट नहीं आ पाया था, 10-15 दिनों बाद आया, जिस कारण RPSC ने मुझे अपात्र घोषित कर दिया। सफलता मिलने के उपरांत भी या मेरा चयन होने के उपरांत भी मैं अपात्र घोषित हो गया। दोस्तों इस प्रकार की घटनाएं हमारे जीवन में घटती रहती हैं, लेकिन इनसे हमें घबराना नहीं चाहिए। तो अगला प्रश्न हम शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 112, जिन प्रतिक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्त होती है उन्हें सीख लिया जाता है, यह है। अर्थात अगर हम कोई बात सीख रहे हैं, कोई नई बात सीख रहे हैं, उससे हमें क्या मिलता है, संतुष्टि प्राप्त होती है, तो हम क्या कर लेते हैं, उसे सीख लेते हैं। यह थॉर्नडाइक के प्रभाव का नियम है। थॉर्नडाइक ने
तीन प्रमुख नियम दिए थे और 5 गौण नियम दिए थे। तो 3 जो प्रमुख नियम है यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम, ये दोनों थॉर्नडाइक के प्रमुख नियम हैं। और यह जो बात लिखी गई है कि जिन प्रतिक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्त होती है उन्हें हम सीख लेते हैं, तो वह कौन से नियम के अंतर्गत आता है? प्रभाव के नियम के अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या 113, मनोविश्लेषण का प्रतिपादन जिन्होंने किया वे है। तो मनोविश्लेषण का प्रतिपादन सिगमंड फ्रायड ने किया है। प्रश्न संख्या 114, प्रेरणा प्रबलन हार्स सिद्धांत के प्रदाता है। तो प्रेरणा प्रबलन हार्स सिद्धांत के प्रदाता कौन है? क्लार्क ए एल हल। तो ऑप्शन 1 सही है। प्रश्न संख्या 115, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शिक्षण उद्देश्य एवं शैक्षिक उद्देश्य दोनों समान हैं। शिक्षण उद्देश्य शैक्षिक उद्देश्य में अंतर निहित है। शिक्षण शैक्षिक उद्देश्य जैसा कुछ नहीं है। शिक्षण उद्देश्य की प्रकृति विस्तृत होती है। शिक्षण उद्देश्य शैक्षिक उद्देश्य में अंतर निहित है। दोस्तों, शैक्षिक उद्देश्य जिसमें सब कुछ आ जाता है, चाहे फिजिकल हो, चाहे फिर मानसिक रूप से, या कक्षा में औपचारिक रूप से जो पढ़ाई औपचारिक जो पढ़ाई होती है, वह सब इसके अंतर्गत आ गया है। शिक्षण उद्देश्य क्या होते हैं? शैक्षिक उद्देश्य का ही एक पार्ट होते हैं। शैक्षिक उद्देश्य क्या होते हैं? विस्तृत होते हैं। प्रश्न संख्या 115 में ऑप्शन दूसरा सही है। प्रश्न संख्या 116, शिक्षण प्रतिमान के तत्व हैं। शिक्षण प्रतिमान के अंतर्गत कौन कौन से तत्व हैं? लक्ष्य एवं उद्देश्य, ये भी है। उद्देश्य एवं संरचना, ये भी है। सामाजिक प्रणाली एवं मूल्यांकन। दोस्तों, शिक्षण प्रतिमान या एजुकेशन मॉडल के अंतर्गत 4 तत्व होते हैं। पहला होता है उद्देश्य, दूसरा होता है संरचना, पहला होता उद्देश्य, संरचना, सामाजिक प्रणाली, मूल्यांकन। ये चारों ही क्या होते हैं? तत्व होते हैं। तो इसमें उपरोक्त सभी विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 117, सही जोड़े का चयन कीजिए। गलेसर कंप्यूटर आधारित शिक्षण प्रतिमान, सुकरात निष्प्राप्ति शिक्षण प्रतिमान, फ्लेंडर बुनियादी शिक्षण प्रतिमान, आशुबेल अग्रिम व्यवस्थापक शिक्षण प्रतिमान। दोस्तों, 2015 की जो भर्ती परीक्षा थी उसमें आशुबेल को लेकर 2 प्रश्न पूछे गए हैं। एक तो इससे पहले प्रश्न पूछा जा चुका है कि अग्रिम व्यवस्थापन जो प्रतिमान है वह किसने दिया। तो ऑप्शन में क्या सही करना था आपको? आशुबेल करना था। तो यहाँ पर मिलान वाला प्रश्न दे दिया है कि आशुबेल का जो प्रतिमान है वह कौन सा है। तो यह अग्रिम व्यवस्थापन शिक्षण प्रतिमान, यह क्या है? सही है। इसे एडवांस मॉडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एडवांस मॉडल भी कहते हैं। तो ऑप्शन या विकल्प 4 सही है प्रश्न संख्या 117 में। प्रश्न संख्या 118, शिक्षक कक्ष में प्रयास करता है। विद्यार्थियों को अनुभव प्रदान करने का, विद्यार्थियों को चिंतन का अवसर देने का, विद्यार्थियों को सहायक अधिगम वातावरण देने का। तो शिक्षक सब कार्य करता है। विद्यार्थियों को एक्सपीरियंस भी कराता है, विद्यार्थियों को चिंतन करने का अवसर भी प्रदान कराता है, और विद्यार्थियों को सहायक अधिगम वातावरण देने का काम भी वह करता है। प्रश्न संख्या 119, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? वाटसन व्यवहारवाद, बिल्कुल वाटसन व्यवहारवाद के जनक है। जॉन ड्यूई संरचनावाद, यह ऑप्शन क्या है? सही नहीं है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, सही है। वर्थिमर ने गेस्टाल्टवाद दिया, तो यह भी सही है। गेस्टाल्टवाद, जिसे संपूर्णतावाद भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 120, मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। सहनशीलता, सामंजस्य की योग्यता, आत्मविश्वास, अपरिपक्वता। तो मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण क्या नहीं है? अपरिपक्वता नहीं है, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य तब होगा जब परिपक्वता होगी। यहाँ पर अपरिपक्वता लिखा हुआ है। अगला प्रश्न शुरू करते हैं। 121 प्रश्न संख्या, भारत के मध्य भाग को गंगा का मैदान कहा जाता है क्योंकि गंगा यहाँ होकर गुजरती है। तात्पर्य क्या है कि गंगा अगर वहाँ से गुजर रही है तो उसे हम सामान्यतः क्या कहेंगे कि गंगा का मैदान ही कहेंगे। गंगा भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग कैसे है? तो गंगा भारतीय, ये जो गद्यांश आया है वह आप पढ़ ले, मैं सिर्फ इनके उत्तर बता रहा हूँ आपको अभी। 122, जिसमें ऑप्शन चौथा सही है क्योंकि प्राचीन ग्रंथों में गंगा की पवित्रता कथित है। 123 प्रश्न संख्या, उपजाऊ का विलोम अनुपजाऊ, सरल प्रश्न है। साक्षी है इतिहास,
हमी पहले जागे हैं, शत्रु हमारे कहाँ नहीं, भय से भागे हैं। हे हमी प्रकंपित कर चुके, सूरपति तब का भी हृदय, बतलाओ तुम कौन नहीं जो हमसे हारा। पर शरणागत का हुआ कहाँ, कब हमें हमें न प्यारा, फिर एक बार है विश्व, तुम गाओ भारत की विजय। प्रश्न संख्या 124, पहले जागे हैं से क्या तात्पर्य है? अर्थात संसार में सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति भारतीयों को ही हुई थी, तो ऑप्शन दूसरा सही है। 125, हे हमी प्रकंपित कर चुके, सूरपति तक का भी हृदय। सूरपति का मतलब क्या है यहाँ पर? इंद्र, अर्थात जो देवताओं के प्रमुख है, देवताओं के राजा हैं इंद्र। तो सूरपति को भी हम क्या कर सके हैं? प्रकंपित कर चुके हैं। तो यहाँ पर कौन सी विशेषता है? तो वीरता की विशेषता का बोध होता है। प्रश्न संख्या 125 में दूसरा विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 126, विश्व को भारत का जयघोष करने को क्यों कहा गया? क्योंकि हमारे परंपराओं से चले आ रहे गुणों के कारण विश्व को क्या कहा गया कि भारत का जयघोष करो। हमारी जो प्राचीनतम विरासत है, प्राचीनतम संस्कृति है, उसके कारण इस पद्य में क्या कहा गया है कि तुम भारत का गुणगान करो। प्रश्न संख्या 127, हमारी दयालुता किन पंक्तियों से प्रकट होती है? इस यहाँ पर आया है कि हम शरणागत की रक्षा करते हैं। हमारे इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं कि जब राजा महाराजाओं ने किसी दूसरे राज्य से प्रताड़ित किसी व्यक्ति को शरण दी है। तो यहाँ पर क्या है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पर शरणागत हुआ कहाँ, कब हमें न्यारा, अर्थात शरणागत की हम हमेशा रक्षा करते हैं। प्रश्न संख्या 128, निम्नलिखित में गलत कथन कौन सा है? कार्यसूची में रेखांकित कार्यों पर हुए विचार विमर्श का संक्षिप्त विवरण कार्यवृत्त में होता है। बिल्कुल सही है। कार्यसूची बैठक के साथ साथ बनाई जाती है। कार्यवृत्त में बैठक में उपस्थित व्यक्तियों के नाम पदानुसार दिए जाते हैं। कोई संस्थान या व्यक्ति किसी विषय या बैठक में जो निर्णय लेता है उसे प्रेस विज्ञप्ति के द्वारा सर्वमान्य तक पहुंचाया जाता है। ये भी बिल्कुल सही है। इसमें ऑप्शन दूसरा सही नहीं है। कार्यसूची बैठक के साथ साथ नहीं बनाई जाती है। प्रश्न संख्या 129, उच्छृंखल शब्द का संधि विच्छेद है। तो तीसरा ऑप्शन सही है। उत प्लस श्रृंखल कौन सी संधि है? इसमें व्यंजन संधि है। प्रश्न संख्या 130, मुख चंद्र में समास है। यह प्रश्न दोस्तों इतना सरल प्रश्न था, लेकिन मेरे उस समय गलत हो गया था, क्योंकि एग्जाम का या परीक्षा का जो दबाव होता है उसमें हम सरल प्रश्न भी कभी कभी गलत कर देते हैं। तो मुख चंद्र में मुख है चंद्र जिसका, इसमें कौन सा समास है? कर्मधारय, क्योंकि यहाँ पर विशेष्य और विशेष का संबंध स्थापित हो रहा है। विशेषण और विशेष्य का संबंध स्थापित हो रहा है, क्योंकि मुख की तुलना किससे की है? चंद्रमा से। मुख क्या है यहाँ पर? सॉरी, मैंने विशेषण बता दिया है। यहाँ पर उपमेय और उपमान है। मुख क्या है? यहाँ पर उपमेय है, और चंद्र क्या है? यहाँ पर उपमान है। तो उपमेय और उपमान का संबंध यहाँ पर स्थापित हो रहा है, इसलिए यहाँ पर कौन सा समास हो गया? कर्मधारय समास हो गया। प्रश्न संख्या 131, अनुचित में उपसर्ग है। अनुचित में अन प्लस उचित, अर्थात अन उपसर्ग है। अन कौन सा होगा? हलंत। 131 में विकल्प नंबर 2 सही है। प्रश्न संख्या 132, कृत प्रत्यय का योग होता है। कृत प्रत्यय जो संस्कृत से आया है हिंदी में, कृत का मतलब होता है करना या क्रिया। तो यहाँ पर संस्कृत की जो धातुएं होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कृत कहते हैं। क्रिया या धातु के साथ जो प्रत्यय लगते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय कहते हैं। तो प्रश्न संख्या 132 में ऑप्शन 1 सही है। प्रश्न संख्या 133, निम्नलिखित में से सही वाक्य है। पहला वाक्य कौन सा है? स्वाति, रश्मि और अनामिका जाएगी। यह वाक्य क्या है? सही वाक्य है, शुद्ध है। प्रश्न संख्या 134, सही वर्तनी वाला शब्द है। धनाढ्य, धनाढ्य नहीं होता है, धनाढ्य होता है। प्रज्वलित, यह ऑप्शन सही है, क्योंकि प्रज्वलित प्रश्न संख्या 135, किस वाक्यांश के लिए सही शब्द लिखा गया है? जिसको पूर्व जन्म की बातें याद हो, जाति स्मारक, जिसका यौवन क्षत नहीं हुआ हो, क्षत यौवन, ईश्वर पर विश्वास करने वाला नास्तिक, कलम की कमाई करने वाला क्या होता है? मसीहजीवी, अर्थात मसीह पर अपना जीवन निर्धारण करने वाला या अपने जीवन की कमाई पर निर्भर रहने वाला क्या होता है? मसीहजीवी, अर्थात कलम की कमाई खाने वाला। प्रश्न संख्या 136, कौन से शब्द युग्म का अर्थ भेद नहीं है?
सही नहीं है। अनिष्ट बुरा होता है, सही है यह। अनिष्ट क्या होता है? निष्ठाहीन। अचल और अचला, पर्वत और नारी, अंश हिस्सा और अंश क्या होता है? कंधा। तरंग, लहर, तुरंग, घोड़ा, ये भी सही है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही नहीं है? दूसरा ऑप्शन सही नहीं है, अचल और अचला। प्रश्न संख्या 133, कौन सा विलोम युग्म सही है? तो औपचारिक और अनौपचारिक ये बिल्कुल सही है। ऋजु का क्या होता है? वक्र होता है। कटु, कटु, तीक्ष्ण, क्षत, विक्षत, इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? औपचारिक और अनौपचारिक ये बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 138, रेडियो समाचार लेखन के आधारभूत बातों में क्या नहीं है? रेडियो समाचार लेखन साफ सुथरी टाइप्ड कॉपी होती है, सही है। डेडलाइन का समाचार में ही गुंथा होना, ये भी सही है। समय के फ्रेम का बंधन नहीं, दोस्तों यह कथन सही नहीं है, क्योंकि रेडियो समाचार लेखन में समय का निर्धारण पहले से ही होता है या समय का ध्यान रखना पड़ता है। अगर समय का निर्धारण नहीं है तो जो कार्यक्रम हो रहा है उसको सही रूप से हम उसका मैनेजमेंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए समय का बंधन रेडियो में आवश्यक होता है। प्रश्न संख्या 139, असंगत कथन कौन सा है? ड्राई एंकर में एंकर खबर के बारे में दर्शकों को सीधे सीधे बताता है कि कब, कहाँ, क्या और कैसे हुआ, ये कथन सही है। टीवी की खबर बाइट्स के आसपास नहीं बुनी जाती, ये गलत यहाँ पर ऑप्शन लिखा हुआ है। गलत इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर अगर यह ऑप्शन सही नहीं माना जाता, या इस ऑप्शन को अगर हम, इस पंक्ति को अगर हम सही कैसे कर सकते हैं कि टीवी की खबर बाइट्स के आसपास बुनी जाती है, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन अगर असंगत कथन पूछा है तो यही असंगत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? टीवी की खबर बाइट्स के आसपास नहीं बुनी जाती है। दोस्तों ऐसा नहीं है, टीवी की खबर बाइट्स के आसपास ही बुनी जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। फोन इन में रिपोर्टर से फोन पर बात करके सूचनाएं दर्शकों तक पहुंचाई जाती हैं, ये कथन भी बिल्कुल सही है। चौथा है, नेट साउंड वे आवाज़ें हैं जो शूट करते समय स्वतः चली आती हैं। नेट साउंड का मतलब जो नेचुरल आवाज़ें हैं। नेचुरल आवाज़ें क्या होती है? जैसे कहीं पर शूटिंग हो रही है, आपने देखा होगा टीवी में या कहीं पर भी आप अगर शूटिंग करते हैं तो उस समय जो प्राकृतिक आवाज़ें हैं वह उसमें क्या हो जाती हैं? सम्मिलित हो जाती हैं, या वह आवाज़ें भी आने लगती हैं वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ। तो इसमें ऑप्शन दूसरा सही नहीं है, अर्थात दूसरा ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? जो सही नहीं है का तात्पर्य यह है कि टीवी की खबर बाइट्स के आसपास बुनी जाती है, लेकिन यहाँ पर नहीं बुनी जाती ऐसा लिखा हुआ है। तो इसलिए इस प्रश्न के हिसाब से यह ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 140, रेडियो समाचार की भाषा के बारे में कौन सा कथन असंगत है? जिसकी भाषा तत्सम शब्दों से युक्त और अलंकारिक हो, यही बिल्कुल क्या है? गलत है। क्योंकि रेडियो की भाषा कैसी होनी चाहिए? आम बोलचाल की भाषा होनी चाहिए, उसमें अलंकारिकता या प्रदर्शन या चमत्कार से पूर्ण भाषा नहीं होनी चाहिए। अलंकारिक भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि रेडियो समाचार आम लोग सुनते हैं, या जो अनपढ़ हैं वह भी रेडियो समाचार सुनते हैं। तो भाषा ऐसी होनी चाहिए कि जो अनपढ़ है या कम पढ़ा लिखा है वह भी समाचार की जो भाषा है वह आसानी से समझ जाए। जिसमें आम बोलचाल के शब्द हों, बिल्कुल होने चाहिए, जिन्हें समाचार वाचक आसानी से पढ़ सके, ये भी सही है। जिसमें बोलचाल की भाषा ही नहीं, सटीक मुहावरे भी हो, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन विकल्प नंबर 140 में पहला सही है। प्रश्न संख्या 141, गलत कथन कौन सा है? कविता की अनजानी दुनिया का सबसे पहला उपकरण है शब्द, अर्थात शब्द के आधार पर ही कविता की रचना होती है। बिंब अमूर्त विषय को साकार करते हैं, बिल्कुल सही है। मुक्त छंद में भी अर्थ की लय होती है, जैसे आपने निराला की कविताएं पढ़ी होगी जो मुक्तक छंद में लिखी गई है, उसमें क्या है? एक तरह की लय है। तो मुक्तक छंद में भी या मुक्त छंद में भी क्या है? अर्थ की लय होती है। कविता में शब्दों के पर्याय होते हैं, यह कथन क्या है? गलत हो जाएगा। अर्थात 141वें प्रश्न में चौथा ऑप्शन गलत है। पर्याय का मतलब होता है पर्यायवाची, कविता में शब्दों के पर्याय नहीं होते हैं। प्रश्न संख्या 142, गलत कथन कौन सा है? नाटककार के समक्ष समय का बंधन होता है, बिल्कुल सही है। समय का बंधन होता ही है। नाटक में सभी प्रकार की घटनाओं को प्रदर्शित किया जा सकता है, यह कथन सही नहीं है, क्योंकि नाटक में सभी प्रकार की घटनाओं का प्रदर्शन करना संभव नहीं है। अगर जिन घटनाओं का प्रदर्शन करना संभव नहीं है तो जो संयोजक होता है नाटक का, वह क्या करता है? बोलकर अपनी बात को, या नाटक में जो बात है वह बोलकर बता देता है दर्शकों को। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही
नहीं है। प्रश्न संख्या 143, निम्नलिखित में कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है? कभी कभी किसी घटना का एक सूत्र में भी कहानी का आधार बन जाती है। कहानी विश्वसनीय होनी चाहिए। कहानी में कल्पना का असीमित प्रयोग किया जा सकता है। यह कथन सही नहीं है, क्योंकि कल्पना का असीमित प्रयोग करना उसे क्या बना देगा, नीरस बना देगा या उद्देश्यहीन बना देगा, या उद्देश्य से वह कहानी भटक जाएगी। इसलिए कल्पना का प्रयोग तो होना चाहिए, लेकिन जितनी जरूरत है उतना ही होना चाहिए। जरूरत से ज़्यादा कल्पना का प्रयोग करना उसे क्या बना देगा, अर्थात कहानी हमें क्या नहीं लगेगी, वास्तविक नहीं लगेगी, रोचक नहीं लगेगी, या उसमें एक प्रकार की तारतम्यता नहीं रहेगी। प्रश्न संख्या 144, डायरी के संदर्भ में असंगत कथन है। डायरी सार्वजनिक संपत्ति नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यह व्यक्तिगत संपत्ति होती है। व्यक्ति अपने अनुसार या अपने जीवन में जो कुछ वह कार्य करता है प्रत्येक दिन उसको डायरी में लिख देता है। डायरी उत्तम पुरुष शैली में लिखी जाती है, ये बिल्कुल सही है। डायरी व्यक्तिगत शैली में लिखी जाती है, जिसे उत्तम पुरुष शैली में भी शैली कहा जाता है। डायरी में लेखक स्वयं से साक्षात्कार करता है, बिल्कुल सही है। डायरी में लेखक या जो राइटर होता है वह अपने दैनिक जीवन के अनुभव लिखता है, या दैनिक जीवन में उसने कौन कौन से कार्य किए हैं। और उन डायरी लिखने का मतलब ही यही है कि हम अपने अतीत से किस प्रकार सीख सकते हैं, या हमने अतीत में जो गलतियां की हैं उन गलतियों का हम दोबारा या पुनः नहीं करें। तो डायरी हमें अपने भविष्य की योजना बनाने में भी मदद करती है। डायरी की भाषा परिष्कृत एवं मानक होनी चाहिए। दोस्तों, यह कथन सही नहीं है। डायरी की भाषा, क्योंकि अगर हम डायरी की भाषा को मानक बनाने का प्रयत्न करेंगे या उससे परिष्कृत करने का प्रयत्न करेंगे तो हम जैसा कहना चाहते हैं या हमारे जीवन की जो सरलता है वह सरलता नहीं रहेगी, वह भाषा चक्र में बंद कर ही रह जाएगी। इसलिए डायरी में आम बोलचाल की भाषा या सरल भाषा का प्रयोग होना चाहिए। प्रश्न संख्या 145, रेडियो नाटक के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है? किसी कहानी को रेडियो नाटक में रूपांतरित किया जा सकता है, सही है। रेडियो नाटक में फिल्म की तरह एक्शन की गुंजाइश नहीं होती, ये भी सही है। रेडियो नाटक में पात्रों की संख्या कितनी भी हो सकती है, ये कथन सही नहीं है, क्योंकि अगर पात्र ज़्यादा होंगे तो नाटक का जो संयोजन होगा या नाटक जिस प्रकार रेडियो में बताया जाएगा तो उसमें वह रोचकता नहीं रहेगी, या वह जो तारतम्यता होनी चाहिए नाटक में वह तारतम्यता नहीं रहेगी। पात्रों के अधिक होने से दर्शक समझ नहीं पाएंगे कि क्या कथन है या कौन सा पात्र किसकी भूमिका निभा रहा है। प्रश्न संख्या 146, यह प्रश्न दोस्तों डिलीट हो गया था। प्रश्न संख्या 147, चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को गटिए वृष बानुजा वे हलदर के बीर। इस दोहे में कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना, क्योंकि यहाँ पर वृष बानुजा बेल की पुत्री इसका अर्थ निकल रहा है और दूसरा अर्थ क्या निकल रहा है? राधा, अर्थात बेल की जो पुत्री है। वृष बानुजा, वृष का मतलब होता है बेल, बानुजा का मतलब क्या है? पुत्री। वे हलदर के बीर, हलदर के भी अर्थात जो किसान होता है हल को धारण करने वाला, और हलदर बलराम के लिए भी आया है। तो यहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना, अर्थात शब्द में कौन सी शक्ति है? व्यंजना शब्द शक्ति है। शब्द के अनुसार हम यह निर्धारित कर पा रहे हैं कि इसमें व्यंजना शब्द शक्ति है। प्रश्न संख्या 148, ओज गुण का संबंध किस रस से नहीं है? वीर रस बिल्कुल सही है, रौद्र रस ये भी है, विभत्स रस ये भी सही है, भयानक रस से ओज गुण का कोई संबंध नहीं है। प्रश्न संख्या 149, सही कथन कौन सा है? रस वाच्य होता है दोस्तों, रस व्यंजक होता है। रस व्यंग्य होता है, बिल्कुल सही है, रस व्यंग्यक होता है, व्यंग्य होता है। रस लक्ष्य होता है, ये सही नहीं है, रस लक्ष्य नहीं होता है। रस क्या होता है? व्यंजक होता है, अर्थात रस में कौन सी शब्द शक्ति काम कर रही होती है? व्यंजना। रस लौकिक होता है दोस्तों, रस लोकेतर होता है, अलौकिक रस होता है। तो इसमें ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा कि रस व्यंग्य होता है, अर्थात व्यंजना शब्द शक्ति के अनुसार रस क्या होता है? व्यंग्य होता है। ऐसा किसने कहा है? ऐसा अभिनव गुप्त ने भी कहा है, ऐसा आचार्य विश्वनाथ ने भी कहा है। अर्थात अभिनव गुप्त के जितने भी परवर्ती इतिहासकार हैं, साहित्यकार हैं, उन्होंने रस को व्यंग्य माना है, अर्थात व्यंजक माना है। प्रश्न संख्या 150, आवेगों से विपुल विकला शीर्ण सैया कृशांगी, चिंता दग्ध व्यथित हृदया, शुष्क ओष्ठा अधीरा। इन पंक्तियों में छंद है। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है दोस्तों? मंदाक्रांता छंद है। मंदाक्रांता छंद जो वर्णिक छंद होता है,
तो दोस्तों इस प्रकार का प्रश्न पत्र 2015 में आया था। आप इससे सीख ले सकते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में बनाए जाते हैं और आपको इससे आगे की भी तैयारी करनी है। यही रुकना नहीं है दोस्तों, पिछले पैटर्न के आधार पर ही हमें तैयारी नहीं करनी है, उसको तो ध्यान में रखना ही है, लेकिन आगे की योजना बनाकर भी चलनी है कि आगे किस प्रकार का पैटर्न परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। 2018 का जो प्रश्न पत्र आया था वह इससे थोड़ा अलग पैटर्न से अपना अलग पैटर्न रखता है, या जो संस्कृत शिक्षा विभाग का जो प्रश्न पत्र आया था वह भी अलग पैटर्न रखता है। तो इन पैटर्न को अपनाते हुए आपको आगे का मार्ग, आगे की मंजिल तय करनी है, क्योंकि हम सिर्फ पीछे के आधार पर चलेंगे तो भी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हम पीछे को आधार बनाते हुए या इतिहास से सीख लेते हुए भविष्य की योजना बनाएंगे तो हम ज़्यादा, हमारे सफलता अर्जित करने का जो प्रतिशत है वह बढ़ जाएगा, या सफलता प्राप्त करने का जो हमारा अवसर है वह और अधिक बढ़ जाएगा। तो दोस्तों आज हम अपनी जो क्लास है यहीं पर ख़त्म करते हैं। आगे में 2018 वाला जो स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र था हिंदी विषय का, तो उसे मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयत्न करूंगा। तो दोस्तों जय हिंद। आज हम यहीं पर अपनी जो क्लास है वह समाप्त करते हैं।